हेलो फ्रेंड्स, मैं चतुर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ चतुर और चाणक्य का यह वीडियो लेकर। सुशांत राजपूत के केस में मुंबई पुलिस के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी, आर्टिकल 142 के अधीन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कंप्लीट जस्टिस किया, आज इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं लीगल पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करें आज का ये वीडियो। तो भाई चतुर, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम सुशांत राजपूत के केस में मुंबई पुलिस के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थी उसके साथ करेंगे। तो देखो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन 177 सीआरपीसी 178 181 सब सेक्शन 4 का भी डिस्कशन किया, और वहाँ से भी हमने यह पाया कि सुशांत राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी ना, उसकी ज्यूरिडिक्शन केवल पटना में ही नहीं बनती थी बल्कि मुंबई में भी बनती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो मुंबई में ही हुए हैं। स्पेशली अबेटमेंट टू सुसाइड जो है, सेक्शन 406 जो है ऑफ आईपीसी, मेनली वही पटना पे फॉल करता था। बाकी सारे तो अगर हम ध्यान से देखें तो बाकी सारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो तो मुंबई में ही हुए थे। फिर वो चाहे यहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो, सेक्शन 341 आईपीसी के अकॉर्डिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 342, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस सेक्शन 380, और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो है, चाहे वो रहा हो, या फिर सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये तो सारे दिखाई देता है कि मुंबई में ही हुए हैं। तो भाई चतुर, मुंबई पुलिस के पास पहला ऑप्शन तो यही अवेलेबल था कि मुंबई पुलिस बाकायदा जो थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकती थी। लेकिन जितने भी पेपर्स हैं अगर उनको देखें तो वहाँ से यही पता चलता है कि वो अभी तक सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंतर्गत जो थी वो अभी तक कार्रवाई कर रही थी, और उसमें किसी प्रकार की कमी भी नहीं पाई गई। क्योंकि अननेचुरल डेथ में, जब कोई भी अननेचुरल डेथ होती है ना, तो उसमें सेक्शन 174 के अधीन ही इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो है वो चलाई जाती हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो यहाँ पर फिर एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन उसने एफआईआर दर्ज नहीं की, और इसलिए पटना गवर्नमेंट ने जो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो पटना जो पुलिस है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मुंबई पुलिस अगर चाहती तो वो एफआईआर दर्ज कर सकती थी, और बाद में जो है वो, जैसा कि बिहार में हुआ, तो वो भी जो है अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंसेंट से जो है ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर सकती थी। तो ये सारे ऑप्शंस मुंबई पुलिस के पास अवेलेबल थे। गुरुजी, ये तो हमने डिस्कशन की कि मुंबई पुलिस के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल थे, किंतु आर्टिकल 142 का जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेहतरीन उपयोग किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी के बेंच के द्वारा, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखो चतुर, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 142 का यूज़ क्यों करना पड़ा। भाई, आर्टिकल 142 का यूज़ इसलिए करना पड़ा कि जब रिया चक्रवर्ती की जो ट्रांसफ़र पिटीशन थी वो पेंडिंग थी, उसी दौरान बिहार पुलिस ने बिहार गवर्नमेंट की परमिशन से जो केस था वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया, जिसके लिए कि वो फुली उनके पास क्या थी, कॉम्पिटेंसी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो बिल्कुल वैलिड था और उसे वो अप्रूव करते हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने पास ट्रांजैक्शन को भी अप्रूव किया। पर यहाँ पर साथ ही उन्होंने ये अप्रीहेंशन जताया कि सेक्शन 406 को यदि हटा दिया जाए तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मुंबई में ही हुए हैं। तो कल को भाई सेक्शन 175 2 सीआरपीसी में और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में अगर महाराष्ट्र जो पुलिस है उसको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है और वो उसका कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर दोबारा से सीबीआई को
महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सैंक्शन की ज़रूरत ना पड़ जाए। भाई फिर कंफ्यूजन और केओस की सिचुएशन क्रिएट होती और साथ में ही डिले और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मिसडायरेक्टेड होने के भी चांसेस बने रहते। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हम फ्यूचर के लिए भी डायरेक्शन दे रहे हैं। पास्ट की जो ट्रांजैक्शंस हो गई हैं ड्यूरिंग द पेडेंसी उसको तो अप्रूव करते ही हैं हम, पर यदि इस इंसिडेंट से रिलेटेड अगर अब कोई और नई ट्रांजैक्शन फ्यूचर में दिखाई देती है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा कॉग्निजेंस में लिया जाता है तो उसके लिए अब सीबीआई को बार बार अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। ये हेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी के बेंच के द्वारा। तो यहाँ पर आर्टिकल 142 का बेहतरीन जो है हमें यूज़ दिखाई देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। समझे चतुर? अपने पार्टिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो एक व्यक्ति हैं उनके अकेले बेटे की मृत्यु हो जाती है, एक बडिंग एक्टर जिनका फुल पोटेंशियल अभी रियलाइज भी नहीं हुआ था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु को लेकर मीडिया में कई तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, बयानबाजी होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि 2 स्टेट्स एक दूसरे पर पॉलिटिकल एलिगेशंस भी लगा रही थी। स्पेकुलेशन बहुत बढ़ गया था, ट्रस्ट निरंतर कैजुअलिटी बन रहा था और जस्टिस विक्टिम बन गया था। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन अब मिसडायरेक्टेड हो जाएगा, ये कंजक्चर्स और थ्योरीज सरफेस पे आने शुरू हो गए थे। लेजिटिमेसी फिर इन्वेस्टिगेशन चाहे वो किसी भी स्टेट के द्वारा की जाती वो ज़रूर क्लाउड के अधीन आ ही जाती। इसलिए फैमिली, फ्रेंड्स, एडमायरर्स सबकी स्पेकुलेशन को दूर करने के लिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि इन स्पेकुलेशंस को, इन अफवाहों को, इन बयानबाजियों को अब रेस्ट पे लाया जा सके। और वैसे भी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन तो हर एक का फंडामेंटल राइट है, इसलिए आर्टिकल 142 का यूज़ करना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो गया था। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर कर दी गई है, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सुशांत राजपूत की मृत्यु से संबंधित सभी तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे और उन्हें कंप्लीट जस्टिस मिलेगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ और लीगल प्रोविजंस के साथ, केसेस के साथ, जजमेंट्स के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य, मेरे शिष्य चतुर को इजाज़त। धन्यवाद।